सर्वप्रथम जैसे कल हमने बात कर लिया था स्त्री केसर के बारे में, तो ये एक स्त्री केसर है और स्त्री केसर का ये सबसे ऊपरी भाग जो है आपका वर्तिकाग्र होता है, जहाँ पर परागण क्रिया के दौरान परागकण पहुंचते हैं। ये नलिकाकार भाग वर्तिका कहलाता है और इसका निचला भाग अंडाशय होता है और अंडाशय के भीतर ही गोलाकार संरचनाओं में जैसे बीज होते हैं ना, उन आकार की संरचनाओं के बीजांड पाए जाते हैं। बीजांड की संरचना को थोड़ा और बड़ा करके देखते हैं। इनकी संरचनाओं को थोड़ा और बड़ा करते हैं। तो बात करते हैं के बारे में। आप लोग ये जो डायग्राम है इसे बीच वाले भाग को पूरी जो है पेंसिल से सेट कर लेंगे। जैसे हमने यहाँ पर जो बीजांड देखा था, तो बीजांड देखिए एक नलिकाकार भाग द्वारा जुड़ा हुआ था अंडाशय के आधारीय भाग। तो ये जो नलिकाकार भाग है ये तो अंडाशय की भित्ति हो जाएगी, अंडाशय की भित्ति। वाला को भी इसको कहेंगे। और ये वाला जो भाग बल्ब जैसा जो आप देख रहे हैं ये बीजांडासन होता है, बीजांडासन। यहाँ से जो ये लाल रंग की आप देख रहे हैं संरचना, ये जो है संवहनी ऊतक कहलाती है। भाई इनमें जो पाई जाने वाली कोशिकाएं हैं उनको पोषण भी तो चाहिए, तो इसलिए संवहनी ऊतक भी यहाँ पर होता है। संवहनी ऊतक, संवहनी ऊतक। जब हम इसके भीतर पहुंचते हैं
वास्तव में तो देखा जाए तो बीजांड बस इतना ही है, लेकिन बीजांड से जुड़ी हुई जो ये संरचनाएं हैं इनका भी नामकरण करना जरूरी है। ये जो ऊपरी भाग होता है इसे निभाग कहा जाता है। निभाग निभाग इसलिए कहा जाता है क्योंकि बीजांड का जितना भी आवरण होता है, जिसको बीजावरण आप बोलेंगे, बीजांडावरण बोलेंगे या बीजांड चोल बोलेंगे, उसका निर्माण इसी स्थान से होता है, इसलिए इसे निभाग कहा जाता है। यह भाग जिधर से परागनलिका क्या करती है, प्रवेश करती है। तो बीजांड में जिधर से परागनलिका प्रवेश करेगी, तो भाई कहीं पर कोई चीज जब प्रवेश करनी होती है तो उसका द्वार होता है। तो यहाँ बीजांड है, उसमें परागनलिका जाएगी इसी रास्ते से, तो इसको हम बोलते हैं बीजांड द्वार। बीजांड द्वार। अब इसके भीतर की यदि बात करें तो यहाँ पर जो ये संरचना है इसको थोड़ा और बड़ा करके जो है इसका नामकरण कर लेते हैं। यदि आपके एग्जाम में आता है कि बीजांड की संरचना बनाइए, बीजांड की संरचना, तो आप इस संरचना को भी बना सकते हैं या इस जो भी हम लार्ज करने जा रहे हैं उन संरचनाओं को भी आप बना सकते हैं। आप लगभग गोलाकार के बजाय हल्का सा अंडाकार बनाने की कोशिश कीजिएगा। और उसके बाद अब ये जो बीच वाला भाग था इसी को हमने बड़ा किया है। इन संरचनाओं की यदि बात किया जाए तो इनका नामकरण भी अपने आप में एक विशेष महत्व रखता है। जैसे ये जो ऊपरी भाग है ये वाला, तो ये कहाँ है, निभाग की तरफ है ना, तो इसको तो प्रथमिक कोशिका बोलेंगे, लेकिन प्रथमिक कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, तो निभाग की तरफ, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, निभाग है। तो ये वाला भाग ऊपर वाला जो है निभाग कहलाता है, निभाग। लेकिन इन कोशिकाओं को जो है प्रतिमुख कोशिकाएं कहा जाता है। कोशिकाएं ये दोनों ध्रुवीय केंद्रक कहे जाते हैं और ये बीच वाली कोशिका केंद्रीय कोशिका कहे जाती है। ध्रुवीय केंद्रक क्यों कहा जाता है अभी आगे बताया जाएगा। बनते चार चार केंद्रक हैं ध्रुवों पर, लेकिन एक इस ध्रुव का केंद्रक और एक ऊपरी ध्रुव का केंद्रक, दोनों स्वतंत्र गतियां दर्शाते हुए मध्य में आ जाते हैं और आपस में संलयित हो जाते हैं और एक कोशिका का निर्माण करते हैं जिसमें दो केंद्रक होता है। इसे केंद्रीय कोशिका तथा ध्रुवीय केंद्रक कहा जाता है। यहाँ पर यदि बात किया जाए तो हमने किसी भाग को तो बीजांड द्वार कहा है, तो बीजांड द्वार तो यहाँ हो जाएगा।
बीजांड द्वार। अब बीजांड द्वार के बाद जब ऊपर वाले भाग में आएंगे तो यहाँ पर जो ये दो कोशिकाएं दिख रही हैं और बीच में इनकी जो ये संरचना दिख रही है, इस कोशिका को जो है सहायक कोशिका कहते हैं। इन दोनों कोशिकाओं, ये वाली और ये वाली, सहायक कोशिका। और इन सहायक कोशिकाओं के भीतर जो ये उभार जैसी संरचनाएं हम देखते हैं तो इसको फ्री भाग अपैरेटस कहा जाता है। या इसी को आप समुच्चय के नाम से जान सकते हैं। जब यहाँ इन सहायक कोशिकाओं के ऊपर देखते हैं तो ये जो संरचना है, इस संरचना को जो है अंडकोशा कहा जाता है। अंडकोशा कहा जाता है। तो जब आपके एग्जाम में आता है कि बीजांड की संरचना बनाइए, तो बीजांड की संरचना आप एक ऐसे भी बना सकते हैं, एक बीजांड की संरचना आप ऐसे भी बना सकते हैं। यहाँ भी लिख सकते हैं कि बीजांड की संरचना, बीजांड की संरचना। आइए अब आगे बात करते हैं। तो अब यहाँ आगे बात ये किया जाएगी, जो है जो बीजांड है, बीजांड, इस बीजांड के आगे जो है, जैसे इसमें भ्रूणकोश का निर्माण कैसे होता है और आवृतबीजी पादपों में भ्रूणकोश कैसा होता है। तो ये 7 कोशिकीय और 8 केंद्रीय, 7 सेट एंड 8 न्यूक्लियस, ये जो है एंडोस्पर्म ही होता है, वो भी आवृतबीजी पादपों में पाया जाता है। तो यहाँ जैसे अभी जो बीजांड बनाया गया था, तो वहां आप गौर करें तो 3 ऊपर की तरफ प्रथम कोशिका दिखाई गई थी और बीच में एक कोशिका दिखाई थी, मैंने कहा था केंद्रीय कोशिका, और नीचे की तरफ बात किया था 2 सहायक कोशिकाएं और एक अन्य कोशिका। तो ये अगर इनको सबको देखा जाए, 3 ऊपर 3 नीचे और एक बीच में, तो ये 7 कोशिकाएं हुई। लेकिन उनमें यदि केंद्रकों को गिना जाए, केंद्रक को गिना जाए तो 8 केंद्रक। तो वही आइए देखते हैं कि कैसे ये बनते हैं। यहाँ पर हेडिंग डाल देंगे भ्रूणकोश। तो जो बीजांड के भीतर का पूरा द्रव है, इसमें जब प्रथम बार क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो आप कह सकते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन एक बार होता है, तो फर्स्ट कह सकते हैं। तो यहाँ पर यह 2 कोशिकाओं में बट जाता है। दो कोशिकाओं में बढ़ जाता है। और दोनों कोशिकाओं में केंद्रक भी क्या है,
बट ही जाता है। अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड। अर्धसूत्री विभाजन तो यहाँ अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होता है, फिर ये 2 से 4 कोशिकाओं में बढ़ जाएगा। 4 कोशिकाओं में क्या होगा? चार इसमें बढ़ जाता है। इसमें से वही कोशिका और वह केंद्रक क्रियाशील रहेगा जो निभाग की तरफ रहेंगे, और शेष 3 क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। तो हमने जब बीजांड की संरचना बनाई थी तो उसमें बताया था कि ऊपर वाली कोशिका जिसे प्रथम कोशिका बनाई थी उसके ऊपर लिखा था निभाग, तो ऊपर वाली कोशिका को यदि माना जाए कि ये निभाग की ओर है, तो ये बाकी 3 कोशिकाएं क्या होती हैं? अक्रियाशील होती हैं और ये नष्ट हो जाती हैं, और एक ही जो है क्रियाशील बना रहता है। एक ही क्रियाशील होता है। अब आगे बात करते हैं कि ये तब फिर ये अकेले मतलब एक ही कैसे जो है 7 कोशिकीय किंतु 8 केंद्रकीय अवस्था दर्शाएगा। आइए देखते हैं। इस एक की बात करते हैं, ये कैसे जो है 7 कोशिकीय तथा 8 केंद्रकीय अवस्था दर्शाता है। तो इसमें क्या होता है कि समसूत्री विभाजन होता है और साथ ही मुक्त केंद्रक विभाजन होता है, प्री न्यूक्लियर डिवीजन। क्या होगा? समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, और इसके साथ में क्या होता है? मुक्त केंद्रक विभाजन, प्री न्यूक्लियर डिवीजन। जब इसमें समसूत्री विभाजन के साथ साथ प्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है तो इस कोशिका में 2 केंद्रक बन जाते हैं। अल्प समय के लिए ये केंद्रक पास पास में होते हैं, किंतु इनके मध्य रिक्तिका बन जाने से, रिक्तिका मतलब होता है खाली स्थान, खाली स्थान का एक घेरा कर, इनके मध्य रिक्तिका बन जाने से ये केंद्रक क्या हो जाते हैं? दूर दूर हो जाते हैं। अब इनके मध्य मान लीजिए ये रिक्तिका बन गई। इन प्रक्रियाओं में 3 बार मुक्त केंद्रक विभाजन होगा। तो पहला प्री न्यूक्लियर डिवीजन यहाँ पर हुआ, फिर रिक्तिका बनी, एक केंद्रक दूर हो गए, अब यहाँ पर पुनः मुक्त केंद्रक विभाजन होता है। मुक्त केंद्रक विभाजन होने पर ये केंद्रक 2 केंद्र 4 केंद्रकों में बट जाएगा। तो एक यहाँ पर मुक्त केंद्रक विभाजन हुआ, एक यहाँ पर हुआ। इसके आगे आखिरी बार मुक्त केंद्रक विभाजन यहाँ पर देखने को मिलता है, मुक्त केंद्रक विभाजन 3 बार होना है। अब पुनः मुक्त केंद्रक विभाजन होने पर ये 4 केंद्रक 8 केंद्रकों में बदल जाते हैं।
ये बदल जाएंगे। फिर होता क्या है, ये जो 8 केंद्रक हो गए हैं, इनमें से एक केंद्रक इधर ध्रुव वाला और एक केंद्रक इस ध्रुव वाला, दोनों स्वतंत्र गति दर्शाते हैं। ये क्या होगा, विपरीत ध्रुवों के केंद्रकों द्वारा एक एक केंद्रक द्वारा स्वतंत्र गति दर्शाई जाएगी। विपरीत ध्रुवों के एक एक विपरीत ध्रुव, एक ये वाला एक इधर वाला, एक एक केंद्रक द्वारा स्वतंत्र गति करके मध्य में पहुंचकर आपस में संलयित हो जाते हैं। संलयित होना मतलब होगा किसी चीज से चिपकना, तो आपस में वो क्या हो जाएंगे, संलयित हो गए। और जब ये स्थिति बनती है तो यही जो है आपका गुणपुंज, यहाँ ऊपर की तरफ 3 केंद्र बचे, तो यही 3 केंद्रक प्रथम कोशिकाओं में बदल जाते हैं, और जो 2 केंद्रक, एक विपरीत ध्रुव वाले के केंद्रक, एक यहाँ पे एक यहाँ, दोनों जो मध्य में आए, यही जो है आपका केंद्रीय कोशिका या ध्रुवीय केंद्रक का निर्माण है। ध्रुवीय केंद्रक तो कहा गया क्योंकि ध्रुवों से आए। फिर यहाँ पर सहायक कोशिकाएं, जिनमें जो है एक एक केंद्रक होगा और एक जो है अन्य कोशिका विकेंद्रक होगा। अब यहाँ पर यदि बात करें तो ये जो प्रमुख कोशिकाएं हैं संख्या में 3, केंद्रीय कोशिका संख्या में 1, नीचे की तरफ अंडकोशा और सहायक कोशिका मिलाकर के संख्या में 3, तो 3 3 6 1 7 कोशिकीय, ये तो 7 कोशिकीय वाली स्थिति आ गई। और बात करते हैं केंद्रकों की, तो 3 ऊपर 2 नीचे, बीच में 3 2 5 और 3 नीचे की तरफ 8 केंद्र की। सात कोशिकीय 8 केंद्र की प्रावस्था आवृत बीजी पादपों के भ्रूणकोश का एक मुख्य अभिलक्षण है। इसे एक बार देख लेंगे फिर से। यहाँ पर क्या होगा, समसूत्री विभाजन के साथ मुख्य केंद्रक विभाजन होता है, जिससे एक केंद्रक 2 केंद्रकों में बदल जाता है। अल्प समय के लिए ये केंद्रक पास पास में होते हैं, किंतु रिक्तिका यानी एक खाली स्थान के घेरे का निर्माण होने से ये केंद्रक विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं। पुनः मुख्य केंद्रक विभाजन होने पर 2 केंद्रक 4 केंद्रकों में बदल जाते हैं, और एक बार पुनः मुख्य केंद्र विभाजन होने पर यही 4 केंद्रक 8 केंद्रकों में परिवर्तित होते हैं। तत्पश्चात अल्प समय बाद देखा जाता है कि विपरीत ध्रुवों के एक एक केंद्रक स्वतंत्र गति दर्शाते हुए मध्य में आ जाते हैं और आपस में संलयित हो जाते हैं। और यहाँ पर जो स्थिति बनती है वो 7 कोशिकीय 8 केंद्रीय प्रावस्था 7 कोशिकीय 8 केंद्रीय प्रावस्था का निर्माण होता है। अब यहाँ पर हम एक बात और करेंगे, उसके बाद जैसे पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन चल ही रहा है आप लोगों का, और पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन में निषेचन पूर्व घटनाएं हम पढ़ रहे हैं। तो नर युग्मक निर्माण यानी परागकण का निर्माण ये हो चुका है। यहाँ गुरु बीजाणु, जिसको हमने अभी बीजाण में अभी स्पेशली गुरु बीजाणु नहीं कहा है, तो उनकी बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि वो क्या है। देखिए गुरु बीजाणु जनन या इन्हीं को कहा जाए तो दीर्घ बीजाणु जनन भी कहा जाता है। दीर्घ बीजाणु जनन या इसी को महाबीजाणु जनन भी कहा जाता है। महाबीजाणु
जनन कहा जाता है। मेगास्पोरोजेनेसिस, वो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस था, मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो जैसे हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बताया था हूबहू, और काफी सरल जो है शब्दों में आपको परिभाषा इसकी बता रहे हैं। जैसे यह एक कोशा है जिसको हम नाम दे रहे हैं गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, को कह रहे हैं गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। और इसमें अर्धसूत्री विभाजन, ये कोशिका क्या होती है, द्विगुणित होती है। इसमें अर्धसूत्री विभाजन होने पर, अर्धसूत्री विभाजन होने पर, विभाजन होने पर यह गुरु बीजाणु मात्र कोशिका 4 अगुणित गुरु बीजाणुओं में बदल जाएगी। ये गुरु बीजाणु हो गए। अब देखिए बहुत आसान है, वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है और 4 अगुणित गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है, तो वह संपूर्ण प्रक्रिया गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। और यहाँ थोड़ा जानकारी ये ध्यान दे लेंगे कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होने से गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है, लेकिन ये चारों क्रियाशील नहीं होते हैं। जैसा अभी बताया गया था, वही गुरु बीजाणु क्रियाशील होगा जो निभाग की तरफ पाया जाता है, ऊपर की तरफ, और बाकी 3 क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अब ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, अगर नाम बदल के दीर्घ बीजाणु जनन आता है तो आप लिखेंगे दीर्घ बीजाणु मात्र कोशिका। दीर्घ बीजाणु मात्र कोशिका। इन दीर्घ बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्रीय विभाजन होगा, तो यहाँ पर 4 अगुणित दीर्घ बीजाणुओं का निर्माण होगा। फिर यहीं पर अथवा लगा लेंगे, इनका जो ये नाम है महाबीजाणु जनन, तो अथवा करके ये बदल के तीसरे नाम से आता है, तो महाबीजाणु मात्र कोशिका। महाबीजाणु मात्र कोशिका, इनमें अर्धसूत्री विभाजन होगा, तो यहाँ पर महाबीजाणुओं का निर्माण होता है, जिसे आप अंडकोशा भी बोलते हैं। अब ये सब आप अंडकोशा कह सकते हैं, गुरु बीजाणु को भी, दीर्घ बीजाणु को भी, महाबीजाणु को भी, क्योंकि ये सब एक ही। देखिए हमने निषेचन पूर्व घटना, निषेचन पूर्व घटना, निषेचन पूर्व घटना के 2 भाग देखे थे, युग्मक निर्माण, युग्मक निर्माण, और दूसरा जो है था परागण, परागण। ये परागण तो भी आगे इसके बाद जो है हम देखेंगे। और ये जो युग्मक निर्माण था, युग्मक निर्माण 2 तरीके का था, जैसे परागकण, परागकण कैसे बना ये आप देख चुके, और अंडकोशा, अंडकोशा कैसे बनी ये आपने जो है देखा आज। अब आगे आप जो है हेडिंग करके छोड़ देंगे कि परागण, पॉलिनेशन जिसको बोलते हैं, तो पॉलिनेशन जो है आगे की क्लास में देखा जाएगा। धन्यवाद।